जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सी-टेट, यूपी-टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज की जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन और सामान्य अध्ययन का। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, साथ ही साथ सी-टेट, यूपी-टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से भी, उसमें जितने भी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे उनमें से मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। और आपका स्कोर क्या रहा, आपकी तैयारी कितनी है, या आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वॉच फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? तो WWF से क्या आशय है, यानी उसका पूरा नाम क्या है? वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? वो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो है जॉइंट पांडा, जो एक विलुप्त प्राणी है। यह संस्था क्या करती है? तो यह वन्य जीवों की देखभाल करने पर नजर रखती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं। उनमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो, कभी कभी 5 स्थायी सदस्यों के नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप अगर कहीं नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लेना। 5 जो स्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम? तो सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो है राजस्थान के अलवर जिले में, यानी ऑप्शन जो है वो सी ही हमारा बिल्कुल सही है। इसे 1979 यानी 1979 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो किस मृदा का निर्माण जो है वो लावे द्वारा होता है? वो होता है काली मिट्टी, जिसे रेंगुर मिट्टी या फिर कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और कपास की खेती के लिए यह मिट्टी जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन यानी ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल, यानी ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। 80 डेसिबल या इससे अधिक की ध्वनि को शोर कहा जाता है। और डेसिबल का जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, वो छोटा डी और बी बड़े वाला होता है। ये आपको याद रखना है, कभी कभार डेसिबल का प्रतीक चिन्ह भी मिल जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वो है सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, तो वो मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। तो पूछा क्या गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वह है सिस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अंदर ही रिक्टर पैमाना लगा होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है, किस लिए? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या पानी को रंगहीन करने के लिए? तो रेखा की मां रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है क्योंकि तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। उन्हें कीटों से दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे कीड़े जो हैं
वो फर्श और दीवारों से दूर रहते हैं ताकि फर्श और दीवारों को कीड़ों से बचाया जा सके, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, मूंगफली, कपास या चना? देखो, अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। जो प्रमुख रबी की फसलें हैं उसमें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों और आलू शामिल हैं। ये प्रमुख रबी की फसल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। अगर पूछा जाए कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। और इसमें जो प्रमुख खरीफ की फसलें हैं वो है चावल, मूंगफली, कपास। ये प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तारे या नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। तो एक तारे या नक्षत्र का जो रंग निर्भर करता है वो उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को और पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा, सवाना, टैगा या स्टेपीज? तो आर्कटिक मरुस्थल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है टुंड्रा, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। टुंड्रा प्रदेशों में सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है। और टुंड्रा प्रदेशों में कौन कौन से देश आते हैं? वो आते हैं उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया और आर्कटिक महासागर के द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केदारनाथ अभयारण्य को निम्न में से किस लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए या बाघों के लिए? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि केदारनाथ अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। वो है उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा घाटी में स्थित है। इसे केदारनाथ मंदिर के नाम पर बनाया गया और यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह है कस्तूरी मृग के लिए, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग जो है वो यहीं पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं ली जा सकती? स्वास्थ्य, योगा, संगीत या उपरोक्त सभी? देखो, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है? जिसमें तथ्य हों या जिसमें मूल्य हों। ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये तथ्य परक नहीं है, ना ही मूल्य परक हैं। तो इन तीनों की ही परीक्षा जो है वो अंकों के आधार पर नहीं ली जा सकती, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई या भूमि अपरदन यानी क्षरण? तो इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? वो है जल का संरक्षण। ये कोई पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। जिनसे पर्यावरण का ह्रास होता है वे पर्यावरण समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों जो हैं कि जल का विनाश, वनों की कटाई और भूमि अपरदन यानी क्षरण जो है, ये तीनों ही पर्यावरण समस्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद या तबला? देखो, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और सितार, सरोद और तबला ये तीनों ही मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो की धर्मपाल ने, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या गुरु अंगद? देखो, गुरुमुखी जो है वो पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के मुख से। और किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? तो वो की गुरु अंगद ने, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं और शेर शाह के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच या नादिर शाह और मुगलों के बीच?
देखो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 1761 में। कब लड़ा गया? 1761 में। और किन के बीच लड़ा गया? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। इसमें मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था सदाशिव राव ने। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सेकंड किसके बीच हुआ था? सेकंड जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में हेमू और अकबर के बीच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो? इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न जो है वो सीटेट का ही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो है केवल दो, कि विलियम बेंटिंग जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था वारेंग हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ना कि जनरल था, सिर्फ गवर्नर था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? वेलेजली, वारेंग हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, या डफरिन? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो वो की कार्नवालिस ने, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा डफरिन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और वारेंग हेस्टिंग के बारे में तो आपको अभी बताया कि वारेंग हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, या महात्मा गांधी? तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? वो किया बाल गंगाधर तिलक ने, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। मौलाना आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया और जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरेल्ड जो है वो समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और गांधी जी ने हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? रिपन, लिटन, कैनिन, या डफरिन? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो हुई है 1885 में। और उस समय जो वायसराय था वो कौन सा था? वो था डफरिन, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या गोपाल कृष्ण गोखले? देखो उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में बाल, लाल और पाल, ये तीन नाम जो है वो बहुत मशहूर हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इससे संबंधित यानी उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, या हिमाचल प्रदेश? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो वो है सिक्किम में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में? तो पिछली वीडियो में हमने कुछ भारतीय राज्यों के दर्रों के बारे में जाना था। तो उनमें ही नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है वो किस राज्य में अवस्थित है ये भी हमने जाना था। तो ये है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मेघना, पद्मा, भागीरथी, या महागंगा? देखो गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में उसे किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है पद्मा के नाम से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या केरल में? तो लोनार झील कहाँ अवस्थित है? वो है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। केरल में पुलिकट झील जो है वो अवस्थित है। गुजरात में जो है वो निक्की झील अवस्थित है। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, भागीरथी, कृष्णा, या यमुना? तो नागार्जुन सागर बांध जो अवस्थित है वो है कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, या विशाखापट्टनम? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, या विशाखापट्टनम? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
तो यही प्रश्न प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए थे। अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रश्न इसलिए इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपके टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, तो इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।